बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट है एरिथ्रोपोइसिस। व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? आरबीसीज की प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि किस ऑर्गन में किस टाइम पीरियड में एरिथ्रोपोइसिस होती है। यू कैन रिमेंबर बाय निमोनिक यंग लीवर सिंथेसाइजेस ब्लड। वाई से यंग और वाई से यॉर्क सैक है, एल से लीवर, एस से स्प्लीन और बी से बोन मैरो है। अब इसको याद कैसे करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो जो यॉर्क सैक है वो काम करेगा एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, और जो एम्ब्रियो वाला पीरियड है वो 3rd से लेकर 8 वीक होता है। ये वो पीरियड है जिसमें सारे ऑर्गन्स बनते होते हैं। तो 3rd to 8 वीक इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो इसमें जो आरबीसीज बनते हैं वो यॉर्क सैक से बनते हैं। और एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो हीमोग्लोबिन होता है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन विच इज आल्सो कॉल्ड गोवर हीमोग्लोबिन, गोवर। तो इसके बाद यॉर्क सैक का तो रट्टा मार लिया। फिर आपने अगला जो ऑर्गन है वो है लीवर। अब लीवर स्टार्ट करता है 6 वीक से। कैसे याद रखना है? 3 और 8 वीक्स, इसके दरमियान में आता है 6 वीक। तो 6 वीक से लेकर बर्थ तक आपका लीवर ही पार्टिसिपेट करेगा। बोन मैरो को कैसे याद रखना है? बोन मैरो आपकी अडल्ट लाइफ में भी ब्लड सेल बनाती है। तो बोन मैरो का तो सान है कि वो अडल्ट में पार्टिसिपेट करती है। और स्प्लीन का टाइम पीरियड है 10 से लेकर 28 हफ्ते। मतलब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो रहा है और सेकंड ट्राइमेस्टर भी एंड हो रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के दरमियान में 10 से लेकर 28 हफ्तों में स्प्लीन का रोल आता होता है। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। अगला है जो फीटल पीरियड है वो 8th वीक से स्टार्ट होता है। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो 3rd to 8 वीक है। 3rd to 8 वीक इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो होता है। ये वो पीरियड है जिसमें ऑर्गन्स बन रहे होते हैं विच इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ये वो पीरियड है जिसमें जो टेराटोजेंस होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 3rd to 8 वीक सेंसिटिव पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड। 8th वीक से लेकर बर्थ तक जो पीरियड होता है दिस इज कॉल्ड फीटल पीरियड। इसके बाद दो तरह की एज होती है, एम्ब्रियोनिक एज है और दूसरी जेस्टेशनल एज होती है। एम्ब्रियोनिक एज होती है और जेस्टेशनल एज होती है। अब हम गायनी के अंदर जो हम हिस्ट्री लेते थे तो हम एलएमपी के बारे में पूछते थे, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर गिवन डेट तक एज को देखें तो वो जेस्टेशनल एज है। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो एज देखी जाती है वो जेस्टेशनल एज होती है जो गायनी में इस्तेमाल होती है। और मेंसिस के 14 डेज के बाद ही ओव्यूलेशन होती है और 14 डेज के बाद ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो 14 डेज अगर हम ऐड कर ले तो वो एम्ब्रियोनिक एज बन जाएगा। तो जेस्टेशनल एज एलएमपी से स्टार्ट होती है और एम्ब्रियोनिक एज 14 डेज के बाद में स्टार्ट होती है। मतलब कि अगर आपने एम्ब्रियोनिक एज कैलकुलेट करनी है तो आपने 14 डेज ऐड करने हैं एलएमपी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक मदर प्रेगनेंसी में स्मोकिंग कर रही है। स्मोकिंग एक टेराटोजन है तो वो 3rd to 8 वीक एम्ब्रियोनिक पीरियड में नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट इज क्राउन रैंप लेंथ। रट्टा मारना, क्राउन रैंप लेंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द फीटल ग्रोथ। क्लियर? तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्राउन रैंप लेंथ होती है 10 to 15 मिलीमीटर। यू कैन रिमेंबर 15 मिलीमीटर। क्लियर? ठीक हो गया। अब जो क्राउन रम्प लेंथ होती है जिसको हम सिटिंग हाइट भी कहते होते हैं, 3rd to 8 वीक में मैंने बता दिया कि वो कितनी होती है, 15 मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर मैं चला जाऊं सेकेंड ट्राइमेस्टर में 17 to 20 वीक्स में तो ये कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की। क्लियर? ठीक हो गया। तो बहुत आसान है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 15 मिलीमीटर, सेकंड के अंदर 15 से लेकर 1 ग्राम। 1 ग्राम कहाँ से आ गया? ठीक है, 15 अब रट्टा मार लेना। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एम्ब्रियोनिक एज। अगर एलएमपी 15 है और आज तारीख ये है तो आपने एम्ब्रियोनिक एज कैलकुलेट करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एलएमपी के अंदर आपने क्या करना है, 14 डेज ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया, 14 डेज। फिर आपने अपने कैलकुलेटर वगैरह से या कैलेंडर खोल के आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। बस ये रट्टा मार लेना कि जेस्टेशनल एज 14 डेज का फर्क आपने नोट कर लेना है कि अगर आप पहले जेस्टेशनल एज निकालोगे तो उसमें 14 डेज ऐड करने पड़ेंगे आपको, तब आप जाओगे एम्ब्रियोनिक एज में। सही हो गया? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज हम थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर लीवर कहाँ से आ गया?
अब जो लीवर का वैसे जो बेस्ट आंसर इज हेपेटिक लोब्यूल। जो लीवर का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है वो हेपेटिक लोब्यूल होता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप हेपेटिक एसिनस में भी जा सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है सेकंड ट्राइमेस्टर में जो एच बी या आर बी सीज होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर या मिडिल ट्राइमेस्टर, बेस्ट आंसर इज लीवर। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो स्प्लीन रख सकते हैं। लीवर डैमेज हो गया है और रीजनरेशन हो गई है, तो ये हिपैटोसाइट से होती है। और इन सेल्स को बोलते हैं हम तीन तरह के सेल्स होते हैं, लेबाइल होते हैं, स्टेबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो ये स्टेबल होता है। लीवर को रिसेक्ट किया गया है तो बाकी जो रिमेनिंग हिपैटोसाइट है वो रीजनरेट कर जाती है, और इनको रीजनरेट कराने वाला हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर होता है। तो 2 से 3 एमसीक्यू रट्टा मारने हैं कि ये स्टेबल सेल्स होते हैं, G1 फेज में होते हैं, हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर होता है जो रीजनरेशन करवाता होता है। क्लियर। तो ये पॉइंट रट्टा मार लेना है। अब जो लीवर होता है, लीवर एक जीआईटी से डिराइव्ड है। जीआईटी के 3 पार्ट्स होते हैं, पहले ये रट्टा मारना। जीआईटी एंडोडर्म से बनती है, एंडोडर्म से बनती है। अब जीआईटी के 3 पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट आपका डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस, स्टोमक और डुodenum के सेकंड पार्ट के प्रोक्सिमल हाफ तक जाता होता है, तो ये फोरगट है। जो मिड गट है वो सेकंड पार्ट ऑफ डुodenum से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन तक जाता है, और जो थर्ड पार्ट ऑफ डुodenum जो हाइंड गट है वो डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेकर एनल केनाल तक जाता होता है। तो जो हिपैटोसाइट्स है या लीवर है वो एंडोडर्म से निकलेगा और वो भी फोर गट से निकलेगा। दैट इज वाई दिस इज सप्लाइड बाय सिलिक ट्रंक, और वो भी वेंट्रल साइड से। इसके बाद आगे चलते हैं। जो लीवर होता है वो एंडोडर्म से निकलता होता है, और ये एंडोडर्म वेंट्रल फोरगट से निकलती होती है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। यस दिस, अगर ये पूछे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट तो ये हेपेटिक एसिनस है। ओवरऑल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट तो वह हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। अब लीवर के अंदर साइनोसॉइड्स होती हैं, उनको लाइन करने के लिए फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम होती है, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम होती है। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब है स्पोर्स होते हैं। अब लीवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कुफर सेल्स होते हैं। अब ये जो कुफर सेल है ये मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से बनते हैं, और मोनोसाइट ब्लड का पार्ट है। वो ब्लड कहाँ से बनता है? मीजोडर्म से बनता है। क्लियर। तो पहला मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा एम्ब्रियोलॉजी का।